विचारों के स्रोत तक पहुंचने के लिए जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का ये मार्गदर्शन है। क्या कभी आपने सोचा है विचार क्या है? और हम सब मानवों ने विचारों को इतना महत्व क्यों दिया है? हमने सारे बुद्धिजीवों की बहुत प्रशंसा की है, या वो लेखक हो या कोई तत्वज्ञानी हो या कोई बुद्धिजीवी लोग हो, सबको हमने बहुत महत्व दिया है। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमने विचारों को इतना महत्व क्यों दिया है। हम विचारों की वजह से ही जीवन जीते हैं। हमारी सारी क्रिया, हमारे सारे कर्म विचारों के आधार पर होते हैं। हम जब भविष्य के बारे में सोचते हैं या भविष्य का निर्माण करते हैं, तो वो भविष्य विचारों के आधार पर ही निर्माण होता है। हमारे विचारों ने हमारे लिए बहुत प्रश्न भी निर्माण किए हैं। हमारी सारी तकलीफ़ें विचारों से ही आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे ठीक से सुने, शांत होकर सुने। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ सहमत हो, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर सुने और आप इसका खुद कोई साधारण सा अर्थ निकाले, कोई मार्ग निकाले। आप सिर्फ जांच करें, मेरे साथ बने रहें। आप इसको रोकने की कोशिश ना करें। विचारों ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए हैं। अगर आप देखें तो जो मेडिसिन साइंस है, जो वैद्य है, जो डॉक्टर्स है, या कोई भी समाज का कोई सॉल्यूशन है, या कोई तकनीकी आधुनिक प्रगति है, यंत्र है, ये सब विचारों से आए हैं। लेकिन इसके साथ विचारों से बहुत बड़ी दुर्गति भी आई है। विचारों से युद्ध भी हुए हैं, विचारों के लिए भी युद्ध हुए हैं, और युद्ध के लिए, लड़ने के लिए जो भी चीज़ें लगती है, जो भी हथियार लगते हैं, वो भी इन विचारों से ही आए हैं। तो विचारों से दोनों काम हुए हैं, अच्छे भी और बुरे भी। विचारों की वजह से लोग आपस में बढ़ गए। लोगों में अपनी अपनी विचार सरणी के अनुसार बंटवारा भी हुआ है। आप इसे बारीकी से देखें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने जीवन में विचारों का कितना दीर्घ परिणाम हुआ है, इसकी आप पड़ताल करें। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये जान ले कि पूरी मानवता ने विचारों को इतना अत्यधिक महत्व क्यों दिया है। इतना महत्व हम और किसी चीज़ को नहीं देते। आइए थोड़ी गंभीरता से और सोचें, क्या है ये विचार, और ये विचार करने की प्रक्रिया क्या है। हम विचारों को भला या बुरा नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि विचार और उसकी प्रक्रिया क्या है, विचारों का स्रोत क्या है, विचारों की गति क्या है, और ये विचार कहाँ तक जाते हैं। हम सब मिलके ये खोजने की कोशिश करें कि विचारों का स्रोत कहाँ से है। ये वही विचार है जो एक तरफ बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत बदलाव लाते हैं, और दूसरी तरफ बहुत कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं, बहुत हानि भी पहुंचाते हैं। विचारों की शुरुआत कहाँ से होती है?
विचारों का स्रोत क्या है। अगर हम देखें तो हमारे सारे विचार हमारे स्मृति में, हमारी यादों में बसे हुए होते हैं। ये स्मृति जो हम इस जन्म में इकट्ठा करते हैं, ये स्मृति यानी मेमोरी हम कहते हैं कि ये अपने ब्रेन में स्टोर होती है। हमारी यादें, हमारी स्मृति हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में रहती है, ऐसा माना जाता है। ये स्मृतियाँ ज्ञान के रूप में हमारे दिमाग में होती है। ज्ञान यानी नॉलेज स्मृति यानी मेमोरी के रूप में हमारे दिमाग यानी ब्रेन में स्टोर होता है। और ये ज्ञान, नॉलेज कहाँ से आता है? ये आता है अनुभव से, एक्सपीरियंस से, जो हम हमारी ज़िंदगी में हर दिन लेते रहते हैं, कमाते रहते हैं। तो सही मायनों में आप देखने जाओगे तो एक्सपीरियंस यानी अनुभव से ज्ञान यानी नॉलेज की प्राप्ति होती है। ज्ञान और नॉलेज के द्वारा हमारी स्मृति यानी मेमोरी बनती है, जो हम कहते हैं कि दिमाग में अस्तित्व में होती है। और इस मेमोरी यानी स्मृति में जो भी प्रतिसाद होता है, किसी चीज़ को देख के रिस्पॉन्स होता है, उसी को हम विचार कहते हैं, उसी को हम थॉट्स कहते हैं। मैं आपको मेरे साथ सहमत होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम सब मिलके विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है, इसकी खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हमारे विचार, इनका स्रोत, उगम हमारे अनुभवों में छुपा हुआ है। और यह अनुभव बस एक जन्म के नहीं है, हजारों सालों के अनुभव इसमें छुपे हुए हैं। हजारों सालों का ज्ञान इसमें छुपा हुआ है। अलग अलग तरह का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान है, जैविक ज्ञान है, वास्तुशास्त्र का ज्ञान है, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान है। इस दुनिया के हर प्रकार के ज्ञान का इसमें समावेश होता है। और ये सारा ज्ञान, नॉलेज हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में उपस्थित होता है। और ये ज्ञान की उपस्थिति स्मृति के रूप में होती है। और इसी स्मृति को हम मेमोरी बोलते हैं। और वहीं से विचारों की शुरुआत होती है। कोई भी विचार वहीं से शुरू होता है। अगर आप ठीक से देखें तो हमारा ये ज्ञान, ये नॉलेज हमेशा भूतकाल में ही होता है, भूतकाल से ही आता है। क्योंकि आपकी मेमोरी, आपकी स्मृति हमेशा भूतकाल के अनुभवों पर आधारित होती है। तो आपका ज्ञान भी भूतकाल के आधार पे ही होता है, आपका नॉलेज उसी आधार पे होता है। तो इसलिए हमारे विचार भी, ज़्यादातर विचार भी भूतकाल से ही आते हैं। और आप देखेंगे हमने आज तक जितने भी कर्म किए हैं, जितनी भी क्रियाएं की हैं, वो विचारों के आधार पे ही किए हैं। और ये सारे विचार भूतकाल से आए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन भूतकाल से ही निर्मित हुआ है। या ये शक है कि हमारा जीवन भूतकाल ही है, हम कभी वर्तमान में जिए ही नहीं।
हम भूतकालों के विचारों को जो मेमोरी में, स्मृति में रखे होते हैं, भविष्य में ले जाते हैं और उस पे ही काम करते रहते हैं, वर्तमान में होते ही नहीं। तो हमारा पूरा जीवन बस भूतकाल के आधार पर ही निर्मित हुआ है और भविष्य भी हम उसी आधार पे बनाते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो हम हमारे विचार भूतकाल के अनुभवों से, स्मृति से लेते हैं। उनके आधार पर हम वर्तमान में उसके ऊपर चिंता करते हैं, क्रिया करते हैं और उस क्रिया के द्वारा हम भविष्य की निर्मिति करते हैं। यानी भूतकाल का वर्तमान में मिलन करके हम भविष्य की निर्मिति करने की चेष्टा करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं। यानी आप अगर देखने जाए तो विचार एक भौतिक प्रक्रिया है। मैं और एक बार दोहराता हूँ, हमारी सारी की सारी स्मृतियाँ, मेमोरी हमारे दिमाग में यानी ब्रेन में होती है। और यही हम ज्ञान या नॉलेज कहते हैं। ये ज्ञान या नॉलेज अनुभव से आता है, जो हज़ारों सालों से हमने इकट्ठा किया है। लेकिन आप ये जान ले कि कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज किसी भी वस्तु या पदार्थ के बारे में कभी भी पूर्ण नहीं होता। वो हमेशा बेहतर होते जाता है, रिफाइन होते जाता है। इसलिए हमारे विचार भी हमेशा अधूरे ही होते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि ज्ञान या नॉलेज भी कभी पूरा नहीं होता। और ऐसे विचारों के आधार पर जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी क्रिया हम करते हैं, हमारा बर्ताव, हमारा दृष्टिकोण, ये सब कुछ हमेशा सीमित ही होता है, लिमिटेड ही होता है, पूरा नहीं होता। तो अभी तक आपने समझा होगा, हमारे कर्म अधूरे होते हैं, हमारा दृष्टिकोण भी अधूरा या सीमित ही होता है। लेकिन आप ये भी समझ ले कि विचार और ज्ञान दोनों ज़रूरी है। अगर हमें जीवन मिला है तो उसे जीने के लिए विचार और ज्ञान दोनों ज़रूरी है, वरना हम ये जो वार्तालाप कर रहे हैं वो नहीं कर सकते थे, किसी भी भाषा में नहीं कर सकते थे। अगर हमें घर जाना है तो हम घर नहीं जा सकते थे। अगर हमें खाना बनाना है तो हम खाना नहीं बना सकते थे। दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है तो वो करने के लिए आपको विचार और ज्ञान की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इसलिए ज्ञान कितना भी कम हो, आपको उसे हासिल तो करना पड़ेगा। मान लो आप एक वैज्ञानिक हो, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो, और आपके प्रयोग के लिए आपको ज्ञान तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। अलग अलग स्रोतों से बहुत सारी ज्ञान की श्रृंखला आपको बनानी पड़ेगी। या फिर आप ये मान लो कि अगर आप एक बढ़ई यानी सुतार यानी कारपेंटर हो और आपको अलग अलग वस्तुएं बनानी हैं, तो आपको उसका भी तो ज्ञान होना पड़ेगा। आपको लकड़ी का भी ज्ञान होना पड़ेगा। आपके पास अलग अलग औजारों की भी ज़रूरत होगी, उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्या अलग अलग तरीके का ज्ञान है, या ऐसा कोई ज्ञान है जो इससे भी परे है? इस दुनिया में आपको अगर शारीरिक रूप से ज़िंदा रहना है तो आपको ज्ञान होना या ज्ञान हासिल करना बहुत ज़रूरी है।
मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। तो आपको भौतिक रूप से ज़िंदा रहने के लिए, बाहरी तरीके से ज़िंदा रहने के लिए ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आप अपने भीतर मुड़ के देखें तो मानसिक तौर से भी आपके पास ज्ञान होना ज़रूरी है। ये भी एक तरीके का आंतरिक पोषण ही है और उसके लिए भी आपके पास ज्ञान होना ज़रूरी है। यानी मतलब साफ है, आपको अगर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, दोनों रूप से अगर आपको ज़िंदा रहना है और इस दुनिया में जीना है तो आपके पास ज्ञान होना ज़रूरी है। ये एक ही ज्ञान है और ये ज्ञान दोनों तरफ, बाहर और अंदर, बस दिशा बदलता है और गति बदलता है, लेकिन ये ज्ञान हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सुरक्षित रखता है। अब आप पूरी गंभीरता से सुनिए। अगर आप ठीक से देखें कि मानसिक तौर पे अपने भीतर हम क्या है, हम कौन है, हम बस स्मृति है, हम बस यादों का एक जुत्था है और कुछ नहीं। हम बस मेमोरी है और कुछ नहीं। हम बस जमा किए हुए स्मृति का एक गुच्छा है, अ बंडल ऑफ मास मेमोरी। ये स्मृतियाँ, ये यादें जो हमने अनेक जन्मों के अनुभव के आधार पर जमा की है, उसका एक गुच्छा है और कुछ नहीं। ये सब पुरानी यादों का एक गुच्छा है, वो यादें, वो स्मृतियाँ जिनका अभी इस वास्तव की दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है, और इन्हीं भूतकाल की स्मृतियों के आधार पर हम वर्तमान में जी रहे हैं और मानसिक तौर पे हम इस दुनिया में हर वो काम कर रहे हैं जो हमें करना पड़ता है। इसका आधार है कि हमने तुम और मैं, ये दो शब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। तो हमने तुम और मैं, ये दो शब्दों का आविष्कार कर दिया ताकि हम इस दुनिया में कार्य कर सके, जो भी कार्य है। तो अभी हमको ये जानना पड़ेगा कि क्या हम सच में जानते हैं कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, इसका स्वरूप क्या है, इसका आधार क्या है। मैं यानी क्या? मैं कौन हूँ ये जानने के लिए किसी तत्वज्ञानी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पुरान पुस्तकों के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको खाली देखना है, समझना है, निरीक्षण करना है कि मैं कौन हूँ। ये मैं शब्द का अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से आई है। मैं कौन हूँ, आप कौन है, और एक मानव के तौर पे, एक मनुष्य के तौर पे, मनुष्य क्या है, कौन है हम। हम सब जानते हैं कि आपको एक नाम है, आपको एक शरीर है, आपका कोई नौकरी है, आपका कोई परिवार है, वो सब बाहरी चीज़ें हैं। लेकिन अंदर से आप जानिए, क्या आपने जाना है कि आप क्या है, कौन है, ये मैं क्या है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम अंदर होते हैं वैसे ही हम बाहर प्रतीत होते हैं या बाहर की दुनिया को देखते हैं। तो मैं शुरुआत से यही कह रहा हूँ
कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या है, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। ये आपको आपके भीतर से जानना होगा, बाहर से नहीं। बाहर के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से आप एक नाम, एक शरीर और आपने जो भी कुछ इकट्ठा किया है वो सब है। लेकिन आपके भीतर के हिसाब से आप एक चेतना हो, या फिर ये कहे कि आपके विचारों ने आपने चेतना की सामग्री बनाई है। हमारी चेतना में यानी कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में जो भी कुछ है उसे विचारों ने एक तरीके से इकट्ठा बांध के रख दिया है, इकट्ठा धर के रख दिया है। तो अब देखा जाए तो मेरे अंदर चेतना है, आपके भीतर भी चेतना है, और मेरी चेतना और आपके चेतना में वही सब चीज़ें हैं। भय है, गुस्सा है, प्यार है, अकेलापन है, बहुत सारी श्रद्धा या विश्वास की चीज़ें हैं। सब कुछ हमारी चेतना में, कोई भेद नहीं है। हमारे भीतर जो दुख, दर्द, ये सब चीज़ें जो हमारे चेतना में है वो सब में एक ही है, उनमें कोई बदल नहीं है। अब ये जो चेतना है, इसी चेतना में जागृत चेतना भी आ गई, अवचेतन मन भी आ गया, या अगर आपकी चेतना सुपर चेतना को न्योता देती है या उसका आविष्कार करती है तो वो भी इसमें शामिल है। यानी अब आप सोचने लगे कि मेरी चेतना से भी परे कोई और एक बड़ी चेतना है जिसको हम सुपर चेतना कहते हैं, यानी सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो है और उसे मेरे पास लाना होगा, यानी सुपर कॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस के पास लाना होगा। ये आप ही का निर्माण है। आप ही ने सुपर चेतना का, सुपर कॉन्शियसनेस का आविष्कार किया है। और ये सब कहाँ घटित हो रहा है? ये सब का सब कॉन्शियसनेस में, चेतना में ही घटित हो रहा है। चेतना में ही अलग अलग विभाग पड़ गए। जो जागृत चेतना है, जो अवचेतन चेतना है, जो सुपर चेतना है, ये सब कुछ एक ही चेतना के हिस्से है। और ये सब आप कैसे कर रहे हैं? आप ये सब विचार करके कर रहे हैं। ये विचारों के माध्यम से हो रहा है। आप चेतना का विचार कर रहे हैं। तो आप समझ गए? ये सब कुछ आपके चेतना का ही हिस्सा है। क्या आप देख पा रहे हैं कि हम अपने आप को मूर्ख कैसे बनाते हैं? हम अपने आप के साथ कैसे प्रामाणिक नहीं है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम समझ नहीं पाए कि विचार कोई भी चीज़ की निर्मिति कर सकते हैं और उसी भ्रम में अनंत तक रह सकते हैं। विचार ही सब कुछ निर्माण कराते हैं और उसी भ्रम में रहने पे हमें मजबूर कराते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी चेतना भी विचारों से ही निर्माण हुई है। और ये जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ये पूरे मानवता के लिए एक ही है, सबके लिए समान है, अलग अलग नहीं है। प्रत्येक मानव यानी पूरी मानवता किसी ना किसी चीज़ पे विश्वास तो करती ही है। कोई ना कोई तो विश्वास होता है। विचार होते हैं, दुख होता है, चिंता होती है, भय होता है, क्रोध होता है, अकेलापन होता है। ये सब चीज़ें सबके लिए एक समान है, एक जैसी है। इनका अनुभव सबके अंदर एक जैसे है। ये सब चेतना से संभव है।
जो सबके लिए एक समान है। ये चेतना सबके लिए एक समान है, एक ही चेतना है। फिर भले ही आप अमेरिका में रहो, भारत में रहो, रशिया में रहो या चीन में रहो, सबके लिए एक ही चेतना है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरी चेतना है, मेरी कॉन्शसनेस है। नहीं, ये चेतना पूरी मानवता की है। एक ही चेतना पूरी मानवता में है। सबकी चेतना एक ही है।